हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के तमाम सवालों पर जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोई घोषणा अपने मन से नहीं करता, उसके सामने मांग रखी जाती है। कभी कभी कठिनाइयां सामने आती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान भी कई घोषणाएं नॉन फिजिबल श्रेणी में पाई गई हैं। जमीनों के मामले में कई तरह के लिटिगेशंस हैं। हम पिछले 7 साल से एक निश्चित दिशा में काम कर रहे हैं। हम प्रदेश में तमाम विकास कर रहे हैं। विधानसभा एक हमारा लोकतंत्र का मंदिर है और एक हमारी परंपरा भी है कि भी सरकार में दोनों पक्ष का और विपक्ष का आपस में इस प्रकार का वार्तालाप, और सरकार कुछ काम करती है उसमें कुछ कमियां रहती हैं, विपक्ष उसकी तरफ ध्यान कराता है। और ये आज से नहीं, जब से इस लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हुई है तब से ये चल रहा है। हम ये कतई नहीं कहते कि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना हो, लेकिन उसकी एक सीमा जरूर रहनी चाहिए। और सीमा में खास करके जैसे आज सुबह भी हमारे एक माननीय सदस्य ने पढ़ा था, सभा में प्रवेश न किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां न बोलने से, गलत बोलने से दोनों स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। तो इसलिए जो बोला जाए सत्य बोला जाए। अगर कहीं उसमें कोई कठिनाई आती है, सरकार को भी कठिनाई आ सकती है। कल आप सरकार में जब थे, आपके सामने भी कठिनाइयां थी। विषय जैसे मान लो सीएम अनाउंसमेंट का ही कहा गया, तो मैं बता रहा हूं कि सीएम अनाउंसमेंट्स सीएम अपने मन से तो नहीं करता। उसके सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स सभी सदस्य रखते हैं, बाकी लोग भी रखते हैं। उसमें से फिजिबिलिटी भी ये ठीक है कि समय से पहले वो करवाई जाती है, लेकिन कभी कभी कठिनाई जो है अनफोर्सीन होती है। मैंने स्वयं देखा कि आप लोगों के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो अनाउंसमेंट्स हुई, उसमें भी सैकड़ों अनाउंसमेंट्स ऐसी नॉन फिजिबल करके उसमें भी दिखाई गई हैं। कई बार नॉन फिजिबल हो जाती है और कभी कभी उसमें देर भी लगती है। कोई जमीन बताई गई और उस जमीन में कहा गया कि पंचायत की जमीन है। जब उसमें काम करना शुरू किया तब डिपार्टमेंट ने देखा ये तो अंडर लिटिगेशन है, ये पंचायत की स्पष्ट रूप से नहीं, आज इसको कैसे कर दें, इसका तो टाइटल किसी और के जिम्मे है। खास करके जमीनों के मामलों में लिटिगेशन दुनिया भर की हैं, उसमें सरकारी विभागों की भी हैं, पंचायत की भी हैं, प्राइवेट भी हैं, सब तरह की हैं। तो मेरा तो इतना कहना है कि हम लोग पिछले 7 साढ़े 7 साल से एक निश्चित दिशा में काम कर रहे हैं। और दिशा में विकास के कामों में ये ठीक है, एक फिजिकल तौर पर दिखने वाला विकास है। गलियां हैं, नालियां हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, हवाई जहाज, एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ एक विषय मनुष्य निर्माण का, एक विषय व्यवस्था परिवर्तन का। जैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, वैसे हम ईज ऑफ लिविंग की बात भी करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन जीने में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, और खास करके ये जो सरकारी तंत्र है, इस तंत्र द्वारा बनाया गया जो नियम नियमावली, कानून, कायदे, नीति निर्देश, इसके अंदर भी फंसा रहता है। वो बहुत से ऐसे हमारे कानून ऐसे हैं कि जिनके कारण से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक ली, उसमें उन्होंने बताया कि हमने केंद्र के अंदर लगभग 1500 कानून ये रद्द कर दिए हैं। हमने भी अपना लॉ कमीशन बनाया है, हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है, और उसमें जितने भी आजादी के बाद के या उससे पहले के भी जितने कानून हैं उनके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। उसमें भी या तो जो आउटडेटेड है उनको एक प्रकार से डिलीट किया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा, या उसका पर्पस हल नहीं होता तो आज भी उसका पर्पस हल करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और कई बार तो विधानसभा के अलावा हमको ये रास्ते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें भी जाकर के लड़ने पड़ते हैं। कई ऐसे विषय। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पीएलपीए एक्ट के मुद्दे पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब ये पीएलपीए की फॉरेस्ट की जब हमने सारी आकर के लड़ाई लड़ी देखी, तो उसमें क्या है कि पीएलपीए का एक्ट बना सन 1900 में, आज से 120 साल 21 साल पहले। और उस समय क्यों बनाया गया कि आज की खेती, आज का विकास, डेवलपमेंट कुछ नहीं होता था, जंगल ही जंगल था। या वर्षा आती थी तो वर्षा के कारण से, नदियों के बहाव के कारण से, नालों के बहाव के कारण से मिट्टी का कटाव होता था। तो एक कानून बनाया गया कि पीएलपीए, प्रिजर्वेशन ऑफ पंजाब लैंड एक्ट, कि उस लैंड को प्रिजर्व करना है। और प्रिजर्व करना है तो कहीं से भी पानी का कटाव है तो उसका प्रबंध करे सरकार, वहां पेड़ लगाए, क्योंकि उस समय विकास का ऐसा विषय नहीं था। लैंड को प्रिजर्व करना ये उसका पर्पज था। बाद में फॉरेस्ट एक्ट बना,
और फॉरेस्ट एक्ट में है कि पेड़ जो है जहां लग गया है वो फॉरेस्ट लैंड है, नोटिफाइड लैंड है, उसका एक्ट बना है। जो नोटिफाई हो जाए उसके अंदर आप कोई काम नहीं कर सकते पेड़ लगाने के अलावा। संयोग ऐसा बना कि ये पहले पीएलपी एक्ट बना तो था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड भी कटती थी, पेड़ लगाने के कारण से लैंड को रोका जाता था। बाद में इस पीएलपी को कुछ भी सोच रही होगी, इस एक्ट को दे दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया तो वहां एक गलती क्या हुई कि जितना पीएलपीए का नोटिफाइड एरिया था अंडर सेक्शन 3, 4, 5 वो सारे का सारा फॉरेस्ट एरिया मान लिया गया। और इस कंसेप्शन से जब चीजें चली आगे चली तो बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई और एक डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट भी दे दिया कि हाँ पीएलपीए नोटिफाइड एरिया ये फॉरेस्ट लैंड है। और ये आज नहीं 20 वर्ष पहले शायद कभी दिया गया होगा। सुनिए सुनिए, अब आप सुन लीजिए सारा, क्योंकि आपने एक विषय में उदाहरण के लिए कानून का विषय आ गया तो हमें जो काम करने पड़ते हैं आपके विषय का भी उत्तर है। जब ये ध्यान में आया कि पीएलपीए का एक्ट जितनी नोटिफाइड एरिया है और फॉरेस्ट लैंड है ये लगभग 40% जो आपने भी उल्लेख किया, ये पूरे प्रदेश का 40% बनता है। और उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी आती है। उसमें आज के जितने सरकारी प्रदेश के, केंद्र के और इवन इंटरनेशनल लेवल के ऑफिस बने हुए हैं वो भी उसमें आते हैं। हमारे यहां संयोग से एक ही इंटरनेशनल ऑफिस है हरियाणा में और वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए का। वो आईएसए की जो सारी जमीन है वो भी पीएलपीए के नोटिफाइड एरिया में है। जब इसको फॉरेस्ट मान लेंगे तो वहां कुछ भी नहीं, आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। कितने ही हमारे एचएसवीपी के आपके सेक्टर्स वो उसके अंदर आ गए। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 28 बार पेपर लीक नहीं हुआ, विधानसभा चाहे तो इसकी जांच करा ले। यह कहा गया कि 28 पेपर रद्द हुए। पेपर रद्द होने का मतलब क्या होता है कि वो पेपर रद्द हो गया, दोबारा से फिर लिया जाएगा। मैं कहता हूं लीक भी नहीं हुए। और इस नाते से मैंने कहा कि 4 पेपर ऐसे हैं जो लीक हुए या आउट हुए या रद्द हुए। लीक होना कब होता है? पेपर शुरू नहीं हुआ उससे पहले उसका जो उत्तर है वो चला गया कहीं। अगर पेपर करते हुए कोई वहां पीएन चला गया और उस पीएन ने किसी का प्रश्न पत्र उसका मोबाइल से फोटो ले लिया और बाहर निकाल दिया, इट्स नॉट लीकेज। लीकेज का एक अर्थ ध्यान रखना चाहिए। कल भी मैंने प्रारंभ करते समय ये चर्चा की थी। पेपर आउट का मतलब होता है कि कोई पेपर, हाँ इसको आउट में तो कह सकते हैं कि वो पेपर आउट हो गया, चलते हुए पेपर में 3 घंटे में आउट हो गया, सॉल्व हुआ, अंदर कोई आके कर गया, दे गया, उसको आउट कहेंगे। तो लीक नहीं हुए। और ये गलत स्टेटमेंट है। इस गलत स्टेटमेंट का या तो आप लोग इसको सुधार लें और नहीं सुधारे तो इसके अनुसंधान इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए कि 28 पेपर लीक हुए, आप कोई कमेटी बना करके इसका सत्यापन करवा लें इसका। तो वहीं सीएम ने बताया कि हमने पिछले 7 सालों में व्यवस्था परिवर्तन की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है और इस व्यवस्था परिवर्तन में तकनीक का बड़ा इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत हमने हरियाणा में गुड गवर्नेंस दी है। अध्यक्ष जी, यदि कांच पर पारा चढ़ा दिया जाए तो वह अर्पण बन जाता है, दर्पण बन जाता है, और वही दर्पण किसी को दिखा दिया जाए तो उनका पारा चढ़ जाता है। तो इसलिए इनको दर्पण दिखाया तो पारा चढ़ना बहुत स्वाभाविक है। इनको ध्यान में आएगा, इनका ध्यान में आएगा। नहीं रिपोर्ट नहीं, आप पहले लिखा के दो, हमको वो चाहिए, मलिक साहब देखेंगे। हमने व्यवस्था परिवर्तन की बातें की हैं। व्यवस्था परिवर्तन में बहुत सी किए हैं। हमारा मैं समझता हूं कि पिछले 7 साल का अगर सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है तो व्यवस्था परिवर्तन का है। और इस व्यवस्था परिवर्तन में आम आदमी को आने वाली कठिनाइयां, किसी भी समाज विशेष को, वर्ग विशेष को आने वाली कठिनाइयां कैसे दूर की जाए, और इसमें हमने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया है। उस टेक्नोलॉजी के उपयोग का ये भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस है कि 2014 तक इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। हमने आने के बाद गुड गवर्नेंस डे 2014 25 दिसंबर ये तय किया था कि आगे गुड गवर्नेंस का सारा कार्यक्रम चलाएंगे। मेरी फसल मेरा बुरा उसी का एक परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बाजरे की क्वालिटी बहुत डाउन थी, इसलिए बहुत सारा बाजरा खरीदने लायक नहीं था। इसलिए जितना भी बाजरा पैदा किया गया उसके एवज में किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे दिए गए और जो धान निर्धारित क्वालिटी के थे वो पूरे एमएसपी पर बिका है। कारण वर्षा में बाजरा खराब हुआ। अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती। हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3 साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन है वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और जब ठीक बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे कि ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा। बाकी लोगों ने घर में रोक लिया। अच्छा, हमने भी कहा कि बाद में बेच सकते, महंगा हो जाएगा। आज बाजरा 1900 रुपया क्विंटल है, 600 रुपया सरकार से ले गए, 25 रुपया का भाव उनको मिल रहा है, 2500 रुपया उनको। आप पता करा लें कि अब बाजरा कितना आ रहा है और कितना बिक रहा है। वो तो मैंने बताया, खराब बाजरा 1200-1300 बिका, अच्छा बाजरा 1400 से 1600 के बीच में बिका। 1400 से 1600 का मतलब है 1600 वाले को भी 600 देने के बाद 2200 रुपया उसको हो गया। 600 तो सबको दिया हमने, 1400 वाले को 2000 बिका, 2000 मिल गया। मेरा ये कहना है कि बाजरे की क्वालिटी के ऊपर निर्भर हुआ, उसके कारण से कुछ मानो किसानों को अगर 100-200 रुपया कम मिला, तो ऐसे किसान जो बड़ी मेजोरिटी में 1200-1300 रुपए में था, उनका जो 1800-1900 में बिक गया खराब बाजरा, जो वैसे नहीं लिया जाने वाला था सरकार के किसी भी, ना उसको एफेड लेता, ना उसको कॉन्फेड लेता, ना उसको वेयरहाउस को हमारा कोई दूसरा डिपार्टमेंट लेता, कोई नहीं लेने वाला था, क्योंकि तय है कि इस क्वालिटी का बाजरा लेंगे, इससे डाउन बाजरा नहीं खरीदा जाएगा। देखिए, धान जो क्वालिटी का धान है पूरे का पूरा रेट पर बिका, जो क्वालिटी डाउन थी वो बिका है उनका, या मॉइस्चर ज्यादा वो बिका है। हमको पैरामीटर का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अगर पैरामीटर का ध्यान रखना छोड़ दिया तो यही धान एफसीआई के गोदामों में गलता है, सड़ता है, और बाद में डिस्टिलरी वाले जो सस्ता फिर ऑप्शन होता है वो लेके जाते हैं। तो वहीं सीएम ने बताया कि हमने व्यवस्था सुधार का बीड़ा उठाया है, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर यानी कि जिसकी आय कम है उनको लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना शुरू की है। व्यवस्था में सुधार का बीड़ा उठाया है, और इस बीड़े में जो सबसे पहली बात हमने ध्यान में रखी है वो है गरीब, किसान, मजदूर, जिसकी आय बहुत कम है। उसमें हमारे एससी बीसी का स्वाभाविक एक बड़ा रोल है, बड़े उसमें कैटेगरी उनकी है। ऐसे सब लोगों को लाभ हम कैसे पहुंचा सकते हैं, हमने ऐसी सारी योजनाओं में इनको सबको लाभ पहुंचाने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना की हमने घोषणा की। परिवार पहचान पत्र एक विषय जो पहले से आ चुका है, सबको मालूम है कि हम हर एक परिवार का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस डाटा को बाद में वेरीफाई भी कर रहे हैं। वेरीफाइड डाटा जब हमारा एक लिमिट से नीचे हमको ध्यान में आता है इनकम का, उनको कैसे सहायता की जाए। 1.5 लाख परिवार हमारे ध्यान में ऐसा आ गया जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, सिर्फ 7-8 हजार। नहीं, मैं कहता हूं इस बार नई बात यह है, हमने उसके मेले लगाए, अंत्योदय मेले, ग्रामोदय मेले, और अभी शायद 22 तारीख तक समाप्त होने थे, आज 22 है। आज उसका कहीं ना कहीं लगा होगा आखिरी, या कोई बचा होगा तो 1-2 दिन में और हो जाएगा। 180 से ज्यादा ये मेले इन स्थानों पर, एक जगह पर 2-2, 3-3 भी लगाए हैं, तो ऐसे 250 से ऊपर ये मेले लगे हैं, जिसमें 1.5 लाख परिवार को बुलाया गया है। और इन सबको रोजगार के लिए कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, टारगेट हमारा है कि इस 1 लाख वाले की आय 2 लाख कैसे हो जाए। क्यों कौन लगा दिया? नहीं, आखिर वो 1 लाख वाले की हम नहीं दे रहे कुछ भी, सरकार की ओर से कुछ नहीं दे रहे, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवाल का बखूबी जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर गहमा गहमी हुई और तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं सदन के प्रश्नकाल में विपक्ष के सवाल पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सदन में बताया कि हिसार शहर में घरेलू सीवरेज उपचार के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्थापित सीवरेज उपचार संयंत्र की अक्षमता 52.98 MLD है। इसके अलावा हिसार में हाइड्रोलिक मशीन और सुपर सकर मशीन भी है। उन्होंने बताया कि हिसार में 155 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं सदन में विपक्ष के सवाल पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ौली में 66 kV पावर सब स्टेशन का निर्माण करवाया जाएगा। ये पावर सब स्टेशन आगामी 3 वर्ष में कार्य करना शुरू कर देगा। मौजूदा समय में कई पावर स्टेशन के जरिए पलवल विधानसभा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा रही है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय बिजली आपूर्ति की कोई समस्या नहीं, इसलिए यहाँ पर बड़ौली के अलावा अन्य स्थान पर फिलहाल नए सब स्टेशन के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि न्यू कॉलोनी रोड पर स्थित बिजली विभाग के स्टोर के संबंध में विभाग के अधिकारियों से जांच करवाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार इसे अन्य स्थान पर शिफ्ट करवा दिया जाएगा। हरियाणा में युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मिल्खा सिंह एडवेंचर क्लब की स्थापना की गई है, ताकि युवा खेलों के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी आगे आएं। पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी 2022 में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तैयारी हरियाणा पूरी तरह से कर रहा है। ये जानकारी खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दी। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्रदेश में 5000 युवा क्लबों के माध्यम से निबंध लेखन, कविता, लघु कथा, नाटक, नृत्य जैसी अनेक प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। तो वहीं हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने सदन में बताया कि कैथल में बहुस्तरीय कार पार्किंग के निर्माण के संबंध में जांच करवाई जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में सभी विधायकों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी विधायक डायल 112 पर कॉल कर चेक करें, अगर कोई शिकायत होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार अपराध पर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में राज्य में डायल 112 व्यवस्था लागू की गई है। वहीं सदन में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में पहली बार डॉक्टरों का स्पेशलिस्ट कैडर तैयार किया जा रहा है और इसकी प्रारूप नीति तैयार है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने बताया कि अब डॉक्टरों की भर्ती का जो भी विज्ञापन होगा वो स्पेशलिस्ट के अनुसार ही होगा। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक राज्य में 980 डॉक्टरों की भर्ती कर ली जाएगी। सरकारी सिविल अस्पताल महम में पर्याप्त स्टाफ, चिकित्सा सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हैं और भवन की मरम्मत पहले से ही प्रक्रियाधीन है। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हांसी शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए जगह उपलब्ध करवाने पर इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विद्यालय में विद्यार्थियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उन कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। विद्यालय को स्थानांतरित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई जगह उपलब्ध हो जाती है तो विद्यालय को स्थानांतरित करने में कोई समस्या नहीं है। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार की तरफ से कई अहम जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक डब्बाली से पानीपत एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 80 लाख रुपए की डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी है, जो कि ईस्ट और वेस्ट हरियाणा को जोड़ेगा, जिससे भारी वाहनों का दबाव कम होगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं सदन में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2022 के बाद अगर किसी ने कोरोना की दोनों डोज नहीं लगवाई होंगी तो मैरिज हॉल, होटल, बैंक, किसी मॉल, किसी सरकारी दफ्तर, बस तक में जाने की परमिशन नहीं होगी। सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में,
किसी बैंक में और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती। अगर आप केंद्र में पढ़ के सुना सकते हो सारा, लेकिन हम जनरली समझ गए कि जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने 4 दिन चले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जानकारी दी। देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। 4 दिन के इस सत्र में खासतौर पर किसान जो है वो बड़ा मुद्दा रहे हैं। 2 ऐसे प्रस्ताव थे जिसमें चर्चा किसानों से जुड़े मुद्दों पर हुई। एक प्रस्ताव था मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर और दूसरा प्रस्ताव था खाद की कमी को लेकर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो किसान आंदोलन के दौरान जो दर्ज मुकदमे हैं उनको लेकर भी वापसी की जानकारी दी है और ये कहा है कि इनकी संख्या इतनी है और इनको किस तरीके से वापस लिया जा रहा है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, 4 दिन का जो सत्र है उसमें युवाओं का रोजगार का मुद्दा हो या फिर तमाम अन्य मुद्दे, लेकिन किसान और युवाओं का मुद्दा जो है खासतौर पर चर्चा में रहा, केंद्रित रहा एक तरह से पूरा सत्र। आप किसान कल्याण विभाग के मंत्री हैं। दलाल साहब, इन 4 दिन में आप विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? मुझे तो इसकी विपक्षी भूमिका बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दी। विपक्ष जन भावना को समझ नहीं पा रहा है। नौकरियों का मुद्दा उसने उठाया। हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि एक जमाना था, पक्ष जब सत्ता में होता था, गरीब आदमी के प्रतिभाशाली बच्चे की नौकरी को छीन ले जाते थे। उन सरकारी लोगों के रिश्तेदार, यारे प्यारे, चले चपटे, और उन नौकरियों में से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कितने आदमी हटे। और सब जगह ये कहा गया कि भ्रष्टाचार हुआ, बेईमानी हुई, नियम का पालन नहीं हुआ। और अब जो है हमारी सरकार ने इतनी नौकरी दी है और गरीब आदमी पूरी तरह से संतुष्ट है, खुश है। गरीबों के बच्चे जो है नौकरियां ले गए हैं। तो इसे अगर चर्चा विपक्ष इसे नौकरी के मुद्दे पर रखेगा तो लोगों में, हम तो चाहते हैं कि रखे। हमने जो काम किया है, नीतियां बना करके प्रतिभा के दम पे जो नौकरियां देने शुरू की है, और जो एक आध गड़बड़ करता है, बेईमानी करती है, खुद ही हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बहुत सारी हमने FIR दर्ज की हैं, लोगों को पकड़ा है। ये तो नहीं कह सकते कि रामराज आ गया है, कहीं न कहीं समाज में गलत काम करने वाले हैं और पुराने तार जुड़े हुए हैं लोग, वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हमने किसी को बख्शा तो नहीं है, कोई चीज छिपाई तो नहीं है। तो इस मुद्दे पर अगर बात करेगा वक्त तो उसको ही उल्टी पड़ेगी। जनता बहुत समझदार है, जनता देखती है, जनता ही फैसला करती है। दूसरा मुद्दा कृषि का है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जो हम सुधार कर रहे हैं, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से डायरेक्ट पेमेंट करने की बात हो, किसान को ब्याज देने की बात हो, किसान को बिचौलियों के चंगुल से, आड़तियों से या पूंजीपतियों से मुक्ति दिलाने की बात हो, हमेशा कांग्रेस जो है, जो किसान का शोषण करते आए हैं, उन्हीं का साथ देती है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हमने 70-80 हज़ार करोड़ रुपए की पेमेंट डायरेक्ट किसान को की है जब से पोर्टल चालू हुआ है। ये जरूर है कि कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत खामियां आती हैं, कोई दिक्कत आती है, और कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम चीज़ों को सुधार रहे हैं और हमारे हरियाणा सरकार का जो संसाधन है हरियाणा के किसानों के लिए हैं। हम उस चीज़ों को रोकना चाहते हैं कि दूसरे प्रदेशों से सस्ते में रेट ले आकर के काला बाजारी करने वाले लोग जो है हरियाणा के खजाने को ले जाएं। लेकिन कांग्रेस वो चाहती है कि पुरानी व्यवस्था चालू हो। तो इस मामले में भी जो है लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष को नुकसान होगा और जन समर्थन। अब हमने बाजरे की डायरेक्ट 428 करोड़ रुपए की पेमेंट की, जो आपने 600 रुपए भावांतर वाले दिए उसके तहत 428 करोड़ रुपए आपने दिए। किसान से हम किसानों में जाते हैं, मैं महेंद्रगढ़ भी गया, नारनौल भी गया, रेवाड़ी भी गया, लोहारू में गया, बारडा में गया, किसान बहुत खुश है। उसकी वजह भी है कि पहली बात तो जितने
क्विंटल की हमने पेमेंट की, उसके उतना बाजरा पैदा हुआ ही नहीं। दूसरी बात कि उसका जो बाजरा इस वक्त इतना खराब था कि अगर हम मंडी चलाते तो वो बाजरा पास भी नहीं होता। और उसको ये खुशी होगी कि बाजरा बगैर बेचे उसको 8 क्विंटल 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 4800 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक सीधे खाते में पैसे चलेंगे। बाजरा उसके घर में है। और आज बाजरे का भाव अब मंडियों में पता करो, दिल्ली में 1800-1900 रुपये बिक रहा है। 600 रुपये हम उसको दे चुके, 2500 रुपये का उसको घर में फायदा हो गया। विपक्ष प्रचार कर रहा है कि किसान को नुकसान कर दिया, किसान मार दिया। किसान खुश है कि ऐसी ऐसी नीतियां लेके आओ कि इससे किसान, दक्षिण हरियाणा का किसान 428 करोड़ रुपए लेकर के संतुष्ट है। डायरेक्ट पैसा मिल गया, ना किसी को बिचौलिए की जरूरत पड़ी, ना कोई मंडी में जाना पड़ा, ना उसको कोई कहीं कुछ करना पड़ा। हमने सब मैपिंग करा के और हर एक किसान के खाते में पैसा तुरंत डाल दिया। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।